नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आस्था। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर किसानों को मिले एआई तोहफे की। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर जारी हुए नोटिफिकेशन की, यूपीएससी में स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती की और अंत में बात करेंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकले शुभ मुहूर्त की। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही 51 किसानों को ट्रैक्टर वितरित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ करके ट्रैक्टर को रवाना किया। इसके अलावा लखनऊ के लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई किसानों, कृषि उद्यमियों, एफपीओ और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्हें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए समस्याओं के समाधान का तोहफा भी दिया। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 60,244 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई करने की आखिरी तिथि 16 जनवरी 2024 है। फीस जमा करने की और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद जताई जा रही है। रिक्त पदों में 24,102 पर अनारक्षित है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, ओबीसी के लिए 16,264 पद, एससी के लिए 12,650 पद और एसटी के लिए 1,204 पद आरक्षित है। आवेदन फीस 400 रुपए निर्धारित की गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने संगठन में विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2024 तक है और पूरी तरह से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन को प्रिंट करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 तक है। ये भर्ती अभियान संगठन में स्पेशलिस्ट के 87 पदों को भरेगा। आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में संरक्षित प्राच्य विद्या को जल्द ही दुनिया के सामने लाया जाएगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सहयोग से दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ ही उन्हें डिजिटल करने की भी तैयारी है। पेमेंट गेटवे के जरिए इसे ऑनलाइन माध्यम से जन सुलभ बनाया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय की आय में भी वृद्धि होगी। पहले चरण में सूचीकरण, दूसरे चरण में कंजर्वेशन और तृतीय चरण में डिजिटलाइजेशन होगा। इस कार्य में 3 वर्ष का समय लगेगा। 40 प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के साथ संरक्षण का कार्य होगा। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 40 प्रशिक्षकों के पद के लिए 168 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 40 प्रतिभागियों का चयन प्रशिक्षण के लिए किया गया है। तीर्थ नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एडवोकेट कमीशन के स्वरूप, कमीशन की संरचना और तौर तरीकों पर 11 जनवरी 2024 को सुनवाई होनी है। अब इसी सुनवाई की तिथि पर ही अन्य 17 वादों पर सुनवाई होगी। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड किया गया है। हाईकोर्ट से जन्मभूमि मामले में दाखिल 18 वादों में से एक वाद पर एडवोकेट कमीशन की मंजूरी हो गई है। कमीशन की संरचना और तौर तरीकों पर 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। अब इसी दिन अन्य 17 वादों में भी सुनवाई होगी। इस तिथि पर अन्य 17 वादों में भी एडवोकेट कमीशन के आदेश को लागू करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही आगरा की जामा मस्जिद के सर्वे की भी मांग रखी जाएगी। मोबाइल और कंप्यूटर ने भले ही नई पीढ़ी में पुस्तकों के प्रति रुचि को कम कर दिया है, लेकिन धार्मिक पुस्तकों का महत्व पहले की तरह ही बरकरार है। हालांकि गीता प्रेस मांग की तुलना में 75% पुस्तकें ही अपने पाठकों को उपलब्ध करा पा रहा है। यहाँ से सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता की ही 24,000 प्रतियां प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं। गीता प्रेस से 100 वर्षों में 95 करोड़ से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। अब गीता प्रेस ने अगले 23 वर्षों यानी वर्ष 2047 तक 200 करोड़ धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रबंधन ने प्रशासन से गीडा में 20 एकड़ भूमि मांगी है। बता दें कि गीता प्रेस से वर्तमान समय में 15 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। इसमें असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम आदि शामिल हैं। पिछले दिनों लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में महिलाओं के परिवेश पर चर्चा की गई थी और जिलों में महिलाओं के साथ सम्मेलन करने की योजना पर भी
बात की गई थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बीच में पद बनाने के लिए प्रदेश के सभी महानगरों में महिला सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन के जरिए आरएसएस महिलाओं के बीच अपनी पैठ को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसके साथ ही आनुषंगिक संगठनों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला समन्वय का एक बड़ा सम्मेलन जल्दी किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की प्रबुद्ध वर्ग की 2500 महिलाएं आमंत्रित होंगी। वहीं संघ ने नई शाखा का नाम महिला समन्वय रखा है। कानपुर आईआईटी में एलुमनाई मीट को संबोधित करते हुए सीनियर वैज्ञानिक प्रोफेसर समीर खांडेकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्होंने 55 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आनंद फानंद में हैलेट के कार्डियोलॉजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि प्रोफेसर समीर ने वर्ष 2000 में आईआईटी कानपुर से बीटेक और जर्मनी से 2004 में पीएचडी की थी। इसके बाद प्रोफेसर समीर ने वर्ष 2004 में आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया। इस पद पर उन्होंने करीब 5 साल कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2023 में उन्हें डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर पद की जिम्मेदारी मिली। प्रोफेसर खांडेकर सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वह प्रोफेसर एचसी वर्मा की ओर से चलाए जा रहे शिक्षा सोपान आश्रम से भी जुड़े थे। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी पत्नी ने मारपीट के आरोप में पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 14 दिसंबर को बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। नोएडा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा एक अच्छे यूट्यूबर होने के साथ साथ एक बड़े कारोबारी भी हैं। हाल ही में उन्होंने 6 दिसंबर 2023 को यानिका से शादी की और 14 दिसंबर को उनके खिलाफ नोएडा थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में शिकायत दर्ज कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये एफआईआर यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। 5 बार से युक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को संपूर्ण भारत के लिए कल्याणकारी बना रहा है। ये मुहूर्त देश के साथ ही इस प्राण प्रतिष्ठा के यजमान पीएम मोदी के लिए भी लाभकारी है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से 5 मुहूर्त प्रस्तावित किए गए थे। इसमें सबसे अधिक शुभ मुहूर्त 22 जनवरी का ही निर्धारित किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत 16 जनवरी को सरयू की जल यात्रा के साथ होगी। इसके पहले दिन भगवान की मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा। 17 जनवरी को गणेश पूजन के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी और पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज का यूपी में इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।